अब वेस्ट इंडीज इंडिया के दौरे पे आ रही है, जहां पे 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जाएगी और फिर 3 मैचेस की T20 सीरीज होगी। और इंडिया का स्क्वाड का ऐलान हो गया है दोनों सीरीज के लिए, ओडीआई सीरीज के लिए भी और T20 सीरीज के लिए भी। तो इन दोनों ही स्क्वाड्स का, ओडीआई एंड T20, इनका मैं एनालिसिस करूंगा। देखते हैं कि कौन कौन है इस टीम में अब की बार, और साथ में क्या ये टीम पूरी तरह सही चुनी गई है, क्या कुछ और प्लेयरों को मौका देना चाहिए था, ये जिन प्लेयरों को भी चुना है क्या सही चुना गया है। तो इसका एनालाइज करते हैं, मैं रेटिंग्स भी दूंगा इन दोनों स्क्वाड की। तो पहले हम ओडीआई स्क्वाड की बात करेंगे, क्योंकि ओडीआई सीरीज पहले है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इंडिया की क्या टीम चुनी गई है ओडीआई सीरीज के लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इंडिया का ओडीआई स्क्वाड है इस सीरीज के लिए। रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुडा, ऋषभ पंत विकेट कीपर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, युजी चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड आवेश खान। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अभी इंडिया सीरीज खेल के आई अफ्रीका में, वनडे सीरीज, तो उसमें और इसमें स्क्वाड्स में क्या डिफरेंस है। तो साउथ अफ्रीका टूर पे जो प्लेयर्स कुछ थे जो अब की बार नहीं हो गए ओडीआई सीरीज में, वो प्लेयर्स है जिनको नहीं लिया गया। जयंत यादव, अश्विन, नवदीप सैनी, बुमराह, वेंकटेश अय्यर, ईशान किशन, भुवनेश्वर कुमार। तो इनमें से बुमराह को तो रेस्ट दिया गया है और बाकी सबको आप मान सकते हैं कि ड्रॉप किया गया है। अश्विन का क्लियर नहीं है कि ड्रॉप किया है या कोई इंजरी है, बट बाकी प्लेयर्स को आप ड्रॉप मान सकते हैं। साथ ही मोहम्मद शामी को भी अभी इंक्लूड नहीं किया। न्यूज यही सिलेक्टर्स ने दी है कि शामी को रेस्ट दिया है, और जडेजा पूरी तरह फिट नहीं है तो जडेजा नहीं इंक्लूड किए गए। हाँ, अक्षर पटेल को इंक्लूड नहीं किया। तो T20 में अक्षर पटेल को लिया है पर ओडीआई में नहीं लिया। तो इसके बारे में भी क्लियर नहीं है कि क्या फिटनेस की वजह से भी नहीं लिया, क्योंकि T20 सीरीज बाद में होनी है तो मे बी तब तक फिट हो जाएंगे। तो अगर ये रीजन है तब तो ठीक है, बट अगर अक्षर पटेल को फिट होने के बावजूद नहीं लिया गया ओडीआई स्क्वाड में, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये गलत डिसीजन है, लेना चाहिए था। बाकी जो प्लेयरों को बाहर किया है तो मेरे ख्याल से वो सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ। जयंत यादव को जो बाहर किया, अश्विन, नवदीप सैनी और ईशान किशन एंड भुवनेश्वर। पर साथ ही एक और प्लेयर के लिए भी मैं कहूंगा जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, वो है वेंकटेश अय्यर। मेरे ख्याल से वेंकटेश अय्यर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और इस पे थोड़ा पेशेंस दिखानी चाहिए सिलेक्टर्स को। 2 मैचेस में फेल रहा तो कई बार फैंस भी, क्रिटिक्स भी ज्यादा हार्श हो जाती है, कहने लगते हैं। पर वेंकटेश अय्यर मेरे को अच्छा प्लेयर लग रहा है क्योंकि इसकी टेक्निक अच्छी है। ये फ्लोटर की तरह काम कर सकता है, 1 to 6 टेक्निक अच्छी है। ऐसा प्लेयर नहीं लगा, कई प्लेयर्स होते हैं कि सिर्फ इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में खेल सकते हैं, पर इसकी जो ओवरऑल टेक्निक देख के मुझे लगता है ये बाहर की कंट्रीज में भी अच्छा खेल के दिखा सकता है। और नंबर 5-6 पे थोड़ा इसको मौका दिया जाए तो अच्छा खेल के दिखा सकता है। आपको इसको रिजर्व बैट्समैन में रखना चाहिए था। सो आई थिंक एक तो ये मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ वेंकटेश अय्यर की एक्सक्लूजन से। और बाकी जो अब इंक्लूड किए हैं इन्होंने ओडीआई सीरीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स, वो एक तो है दीपक हुडा को मौका दिया है। तो दीपक हुडा की इंक्लूजन से तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हुडा डिजर्व नहीं करता था। कई बार जैसे सिलेक्टर्स ले लेती है टीम में और पता होता है कि ये प्लेयर जगह नहीं बना पाएगा, बस 1-2 सीरीज का ही खिलाड़ी है, तो वही मुझे दीपक हुडा के केस में लग रहा है। जितनी इसकी गेम देखी आईपीएल में भी और डोमेस्टिक में भी जो इसका देखा है, तो ये कभी भी कोई कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं रहा है कि बड़े बड़े रन मारे या कंसिस्टेंट मारे। और जो इसकी बॉलिंग भी है काफी ऑर्डिनरी सी है, ऑफ स्पिन जो फेंकता है, तो ऐसी ऑफ स्पिन तो हमने देखा श्रेयस अय्यर भी फेंक रहा था, तो वो तो लेग स्पिन भी फेंक रहा था। और ऑफ कोर्स हुडा से बेटर बैट्समैन है, तो यहाँ हुडा की इंक्लूजन मुझे बिल्कुल नहीं जमी। तो या तो हुडा की जगह ये वेंकटेश अय्यर को ही रखते, नहीं तो ये कृणाल पांड्या को भी रख सकते थे क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और हम देखिए स्क्वाड में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है,
क्योंकि अक्षर पटेल नहीं है, शायद इंजरी अभी फिटनेस की वजह से ही, और जडेजा भी फिट नहीं है, तो उस केस में कृणाल पांड्या को रख सकते थे। हालांकि इतना मुझे पसंद नहीं है, पर दीपक हुडा से तो बेटर ही है। कृणाल का आप कंपेयर करें तो बैटिंग दोनों की एक जैसी ही है, कृणाल पांड्या और दीपक हुडा, बट कृणाल पांड्या इज बेटर बॉलर देन दीपक हुडा। सो आई थिंक या तो कृणाल पांड्या को रखते या वेंकटेश अय्यर, वो बेटर रहता। दूसरा फिर इन्होंने कुलदीप यादव को लिया है, तो ये अच्छी इंक्लूजन है। अब की बार वापसी हुई है कुलदीप यादव की। फिर वॉशिंगटन सुंदर को लिया है, तो सुंदर का भी नंबर बनता था, पहले इंजरी की वजह से बाहर हुआ, पर अब एक बार फिर से वापसी हुई है, तो ये भी अच्छी इंक्लूजन हो सकती है। ये तो हमें मैचेस में पता चलेगा अब कैसे सुंदर अपनी कमबैक में कैसे परफॉर्म करता है। फिर आवेश खान को जो लिया है, तो ये एक अच्छी इंक्लूजन है, बनता था, आवेश खान का मौका बनता था। और यहाँ इन्होंने सेकंड लेग स्पिनर के तौर पे भी लिया है रवि बिश्नोई को। और आपको ध्यान हो तो सेकंड लेग स्पिनर पहले राहुल चहर को इंडिया ने लिया था। तो पहले तो एज ए फर्स्ट स्पिनर भी लिया था कुछ सीरीज में, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर जब यूजी चहल की वापसी हुई तो T20 वर्ल्ड कप में राहुल चहर को भी तब भी प्रेफरेंस दी गई थी। तो अब यहाँ पर रवि बिश्नोई का काफी नाम हो रहा है, उसके लिए कहा पहले से भी जा रहा था कि बिश्नोई को मौका दो। पर फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी राय बताऊं तो मुझे रवि बिश्नोई लंबी रेस का घोड़ा नहीं लग रहा। राहुल चहर रवि बिश्नोई से मुझे बेटर लेग स्पिनर लगा जितना मैंने राहुल चहर का देखा। हालांकि मैंने पहले बिश्नोई के लिए भी बोला हुआ है कि इसको भी मौका मिलना चाहिए, मैंने IPL के टाइम बोला था। पर फिर मैंने इसकी जो बॉलिंग को ज्यादा माइन्यूटली थोड़ा स्टडी किया, तो एक बात मैंने नोट की बिश्नोई में कि बॉल तो ये स्पिन ही नहीं कराता। जैसे लेग स्पिनर है तो इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है बॉल स्पिन नहीं कराता, इसकी स्पिन होती ही नहीं है। ये बेसिकली फ्लिपर्स ही डालता है सारी। गुगली भी हम नहीं कहेंगे, जो इसका रिस्ट एक्शन है वो गुगली वाला भी नहीं है ना, ये जैसे फ्लाइट भी नहीं देता और हाइट भी नहीं है इसकी, तो कोई बाउंस से बेनिफिट वाला नहीं है। तो ये अच्छे लाइन लेंथ से फेंकता है, टाइट बॉलिंग फेंकता है, बॉल में थोड़ी पेस है इसकी, बॉल स्पिन नहीं होती, फ्लिपर्स ज्यादा फेंकता है। तो ओवरऑल जो भी इसकी बॉलिंग मेरे को समझ आ रही है, ये वैसा बॉलर लग रहा है कि शुरू में दिक्कत देगा, पर जब बैट्समैन और टीम समझ जाएगी इसकी बॉलिंग तो ये इनइफेक्टिव साबित होगा और कोई इतना सफल नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये इस सीरीज में अच्छा कर सकता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बैटिंग थोड़ी हल्की है और वे पहली बार खेलेंगे, बट मेरे को लंबी रेस का नहीं लग रहा घोड़ा या प्लेयर रवि बिश्नोई की पूरे साल भर खेलेगा या 2-3 साल खेलेगा। तो राहुल चहर को अगर मौका देते तो वो बेटर रहता है, बट एनीवेज इतने मैं इसको खराब चॉइस भी नहीं कहूंगा। दीपक हुडा मेरे ख्याल से इन्होंने गलत लिया। सो ओवरऑल ये जो टीम चुनी गई है इंडिया की ODI की, तो टीम तो स्ट्रांग है। हम देखें अगर इसकी प्लेइंग 11 बनाए कि क्या ये खिलाएगी, तो रोहित और धवन से ओपनिंग कराई जाएगी वनडे में, और राहुल चौथे नंबर पे ही आएगा, 5वें पे भी नहीं लगता मुझे, चौथे पे आएगा, और तीसरे पे कोहली। तो टॉप 4 आपके स्ट्रांग है। और श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि शायद जगह नहीं बना पाएंगे प्लेइंग 11 में। सूर्य कुमार ने ज्यादा अच्छी बैटिंग की थी आखिरी मैच में, तो सूर्य कुमार और ऋषभ पंत लगता है कि 5 और 6 पे खेलेगी। कुछ इनका बैटिंग ऑर्डर इंटरचेंज हो सकता है। श्रेयस के केस में एक थोड़ा बेनिफिट हो सकता है कि पिछले वनडे में श्रेयस से इन्होंने बॉलिंग भी करवाई थी और इंडिया में मैचेस है, तो मे बी टीम शायद श्रेयस को एज ए 6 बॉलर ऑप्शन भी देख रही है, तो वहां पर एक प्रायोरिटी में भी मिल भी सकती है, सरप्राइज। बट एनीवेज टॉप 6 तो हमारे अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद शायद दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर रहेंगे लाइनअप में, और इससे हमारी बैटिंग में डेप्थ भी रहेगी। दोनों ने अपनी बैटिंग स्किल्स भी दिखाई है। और फिर 2 स्पिनर्स लिए जाएंगे, एक तो चहल डेफिनेटली होंगे और दूसरा स्पिनर कुलदीप हो सकता है या सुंदर हो सकता है। तो बॉलिंग अटैक ठीक जा रहा है और शायद 11वें पे मोहम्मद सिराज रहेगा। तो ओवरऑल हम देखिए बैटिंग स्ट्रांग रहेगी ODI में, और बॉलिंग भी बुरी नहीं है, अच्छी है। मैं बहुत स्ट्रांग तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी अच्छी है। बैटिंग में डेप्थ भी रहेगी। सो और इसके अलावा फिर हम देखें जो रिजर्व बैट्समैन भी रहेंगे, तो श्रेयस शायद रिजर्व होगा, हुडा को मौका मिलना नहीं है, पहले 2 मैचेस में तो नहीं मिलेगा, शायद 3rd में मिल जाए।
और यही मुझे बिश्नोई का भी लग रहा है कि शायद तीसरे मैच में मौका मिल जाए। तो ओवरऑल मुझे टीम अच्छी लग रही है, वनडे की वैसे स्ट्रांग लग रही है। मैं रेटिंग्स दूंगा अपनी तरफ से इस टीम को, अगर 10 में से रेटिंग्स देनी हो, 9/10। सो आई थिंक इट्स नॉट परफेक्ट। मैंने अपनी आपको ऑप्शंस बताई अपनी चॉइस की, मैं थोड़ा क्या चेंजेस करता कि मैं हुडा को नहीं लेता, पर फिर भी ओवरऑल ये अच्छी टीम है। और अब हम T20 स्क्वाड पे भी नजर डाल लेते हैं कि जो T20 स्क्वाड है वो क्या है और वो कितना अच्छा है।